आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की पावर, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी क्या क्या पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर समझने के लिए हमने इनको ग्रुप्स में बांटा है, 6 ग्रुप्स में। कैसे कैसे? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की हम बात करेंगे, मिलिट्री पावर की बात करेंगे, डिप्लोमेटिक पावर की बात करेंगे हम, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करेंगे हम, जुडिशियल पावर्स की बात करेंगे और इमरजेंसी की, और उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। तो इसमें क्या है, हम सारी चीज एक एक करके फटाफट से समझते हैं कि आखिरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, उनकी पावर्स क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की। देखो भाई, सिंपल सा है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सारे डिसीजंस किसके नाम पर लिए जाते हैं? वो सारे डिसीजंस लिए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। ये एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लिया जाता है। कोई भी ऑर्डर है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर अगर जो मतलब डिसीजन लिया गया है, जो भी फाइनल है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा इस मैनर में जो भी वो स्पेसिफाइड करी गई है। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर कोई भी क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करा जाएगा। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। जितने भी ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन रेज नहीं होगा। और वो किस मैनर में स्पेसिफाइड, जो भी मैनर में स्पेसिफाइड किया गया है, जिस मैनर में स्पेसिफाइड किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑथेंटिकेशन उसका माना जाएगा। ठीक है, या मैंने आपको बता ही दिया, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर चीज हो गई, वो फुल एंड फाइनल होगी। और क्या है, पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में अपॉइंटमेंट करने की भी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि वो अपॉइंट कर सकता है। किन किन को? पीएम को अपॉइंट करते हैं, अदर यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जजेस हो गए। हालांकि जजेस के बारे में हम जुडिशियल पावर में भी पढ़ेंगे। जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको भी अपॉइंट करने में रोल रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। हालांकि यहां पर जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनको गवर्नर ओथ दिलाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता ही है, उनको भी इलेक्ट वो अपॉइंट करते हैं ये। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर मेंबर, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनके चीफ है, और अदर मेंबर को भी अपॉइंट किया जाता है। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये बात हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की। अब आ जाओ मिलिट्री पावर की। देखो भाई, हमारी 3 डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर बोला जाता है, सुप्रीम कमांड जो बोला जाता है, वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक पावर ये है मिलिट्री पावर में, डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखना, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन में आपके लिए क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज क्या? पावर टू डिक्लेयर वॉर। वॉर डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, जो आर्टिकल 352 में हम देखते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन ये जो पावर्स हैं, ये जो भाई आपने वॉर डिक्लेयर कर दी, ये रेगुलेटेड बाय लॉ है, यानी कि अकॉर्डेंस विद द लॉ करना पड़ेगा। ये नहीं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मन में आया, चलो यार आज वॉर डिक्लेयर कर दो, तो वॉर डिक्लेयर नहीं, आपको अकॉर्डेंस विद द लॉ जो है, जो जैसे बताया गया है कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब आ जाओ डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्ड में। ठीक है, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी आपने वर्ड सुना होगा। तो डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या हो गई? सबसे पहले एज हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है।
प्रेसिडेंट सेंड्स एंड रिसीव द अम्बेसडर। जितने भी आप अम्बेसडर देखते हैं, जैसे आप इंडिया गेट के आसपास एरिया में गए होंगे तो आपने एम्बेसीज देखी होंगी बहुत सारी, है ना। तो वहां के अम्बेसडर्स को किसको आप भेज रहे हो, कौन आ रहा है, ठीक है, स्पेशली इंडिया के रिगार्ड में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सेंड्स एंड रिसीव अम्बेसडर्स, ये हो गया। जितने भी ट्रीटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रीटीज होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, वो सब, ठीक है, चाहे वो नेगोशिएशन के थ्रू जाए चाहे कंसिलिएशन के थ्रू जाए, वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं। किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, थ्रू सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कंसर्न इसमें लाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से डिक्टेटरशिप कहीं पर ना आ जाए, इसलिए कहीं ना कहीं हम रेगुलेटेड बाय लॉ देख लेते हैं या फिर रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट। अब आ जाओ लेजिस्लेटिव पावर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए लेजिस्लेटिव पावर आपके लिए। मैं आपको बता देता हूं, देखो भाई, अगर आप आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसके अंदर यह बोला जाता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है, पार्लियामेंट किन चीजों से मिलके बना है, किन तीन चीज बोल सकते हैं या बोल सकते हैं किन चीजों से बना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, प्लस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि आपकी राज्यसभा। तो इन तीन चीजों से मिलकर बना है आपका पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का। आर्टिकल 79 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, कि जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट प्लस हाउस ऑफ द पीपल प्लस काउंसिल ऑफ स्टेट से मिलके बना है। इस चीज को ध्यान रखना। अब कुछ वेरियस फंक्शंस और वेरियस पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, क्या क्या है उस पर नजर मार लेते हैं। देखिए आर्टिकल 85 अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे तो वो समन और प्रोग्यू की बात करता है। तो इसके अंदर यह है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर दी गई है कि वो दोनों हाउसेस को जब चाहे तब बुला सकते हैं, ठीक है, जब चाहे वो बुला सकते हैं, लेकिन जब वो बुलाएंगे दोनों हाउसेस को, ठीक है, समन करेंगे बुलाने के लिए, तो ऐसे में यह है कि 6 महीने का जो टेन्योर है, 6 मंथ्स का जो टेन्योर है, वो टाइम पीरियड ओवर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक मीटिंग आज हुई है तो 6 महीने का टाइम ओवर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से पहले एक बार मीटिंग उन्हें जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बुला सकते हैं दोनों हाउसेस को, ठीक है, जब मतलब वो चाहते हैं अकॉर्डिंग विद द लॉ, तो वो बुला सकते हैं, लेकिन 6 महीने का किसी भी तरह का टाइम पीरियड नहीं होना ओवर चाहिए। ये चीज आपको समझ आ गई। अब एड्रेस एंड मैसेज, इसके अंदर देखो, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे दोनों हाउसेस को बुलाकर एड्रेस कर सकता है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है, कोई या तो राज्यसभा या लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल या फिर पीपल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अगर इनमें से इन दोनों हाउसेस में से कोई हाउस अपने पास बिल को रोककर बैठ गया है, ठीक है, या फिर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको मैसेज भेजेंगे कि भाई आप इस बिल पर क्यों नहीं कुछ कर रहे। और ये उस हाउस की ड्यूटी है कि जितनी जल्दी होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में सारी बातें बताएगा, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। 85 में आपने देख लिया पावर टू समन, भाई जो अगर चाहे तो किसी भी हाउस को वो बुलाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ज्वाइंट सेशन कराना ज्वाइंट सेशन करा लेंगे या बुलाकर उन दोनों को वो करेंगे। और ये है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर बुला रहे हैं, ठीक है, इस वाले 86 में, तो भाई आना है, ताकि अटेंडेंस के लिए वो कभी भी बुला सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें जो 85 में 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मैंडेटरी है। जैसे आज एक मान लो सेशन हुआ, तो भाई अब एक 6 महीने के अंदर दोबारा से वो बुला सकते हैं। 6 महीने का टाइम पीरियड ओवर नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाइए नॉमिनेशन पे। नॉमिनेशन भाई देखो, अगर हम बात करें आपके लोकसभा की, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल की, तो इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स को, जिनको हम एंग्लो इंडियन भी बोलते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं,
इनमें 2 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है, 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ द स्टेट में हमेशा ध्यान रखना, राज्यसभा में 12 मेंबर्स, कौन से 12 मेंबर्स की पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। 12 मेंबर्स को, ये मेंबर्स कौन हो सकता है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट वगैरह में जो अच्छे खासे, सोशल सर्विसेज में जिनको अच्छी खासी उपलब्धियां प्राप्त हैं, जो काफी ज्यादा फेमस नाम है, वो लोग इन 12 मेंबर्स में हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेता हूं, आपने सचिन तेंदुलकर सुना होगा कि राज्यसभा के मेंबर वो बने, तो वो 12 मेंबर्स में से ही बने थे। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपने नॉमिनेशन भी देख लिया, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, और कौन कौन से वो मैंने बता दी, और 2 मेंबर लोकसभा में। ठीक है, लेइंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, देखो भाई कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है, पहले वो देखेंगे और फिर वो पार्लियामेंट के अंदर उन रिपोर्ट्स को भेजते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है। उनमें क्या क्या रिपोर्ट्स हो सकती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपकी हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हो गई जो बजट आता है वो, एनुअल फाइनेंशियल, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कैग बोलते हैं, सीएजी की रिपोर्ट हो गई। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती है वो होती है, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो पार्लियामेंट में, ऐसे ही नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट्स वो देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इवन कोई मान लीजिए एक्ट आया है, कोई अभी एक बिल था वो पास हो गया, ठीक है, अब वो एक्ट बन गया, तो वो इंग्लिश में अगर हुआ तो उसको हिंदी में जो वो कराया जाएगा वो भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनकी जो अथॉरिटीज है उसके द्वारा ही पब्लिश वो किया जाएगा हिंदी में। अगर इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, मान लीजिए कोई अमेंडमेंट हो गया या कोई नया एक्ट आ गया है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हो गई ऑर्डिनेंस, सॉरी, ये हो गई आपकी लेइंग रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आ जाइए जुडिशियल पावर। देखो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जुडिशियल पावर क्या है। पहली चीज ये है, मैं आपको बता दूं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसमें उनको राय लेनी है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राय ले सकते हैं, उससे कंसल्टेशन कर सकते हैं, पर वो बाउंड नहीं है उस बात को मानने के लिए, लेकिन वो राय ले सकते हैं। अभी आपने देखा होगा काफी ज्यादा क्लैशेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में देखने को हमें मिले कुछ क्वेश्चंस पे। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन न्यूज को देखते रहा करिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वो जो डिस्प्यूट हुआ था। हाँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मैंने एक वो बता दिया भाई, अगर एडवाइस चाहे तो वो ले सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है। और बाकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर हाई कोर्ट के हो। लेकिन यहां पर ये सिर्फ काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले नहीं करेंगे, वो कंसल्टेशन करेंगे, वो बातचीत करते हैं किससे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये एक कमीशन है जिसके अंदर चीफ जस्टिस है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो हैं, ठीक है, लॉ मिनिस्टर होते हैं हमारे, और अपोजिट पार्टी के 2 पर्सन होते हैं। तो ये सारा मिल मिला के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनता है, जो रिकमेंडेशन देता है, जो बताता है कि भाई ये जज क्या हाई कोर्ट के बनने चाहिए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बनने चाहिए। ये सारी चीजें हैं। इवन अगर आपको देखना है 216 217 आर्टिकल आप पढ़ लेना, हालांकि हम बाद में इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के रेफरेंस के लिए आर्टिकल 216 217 आप पढ़ लो ना हाई कोर्ट के रिगार्ड में, और 124 पढ़ लेना, और 124 ए पढ़ लेना आप आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्ड में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर। डिसमिसल ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट, तो भाई अगर जो जजेस को डिसमिस करना है, कोई भी XYZ जो रीजन होता है, मतलब कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है डिसमिस करने की।
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जुडिशियल पावर आपको अब आ जाइए इमरजेंसी पावर। देखो भाई तीन तरह की जनरल इमरजेंसी तीन तरह की होती है, ठीक है। वॉर हो जाए या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से वॉर हो जाए, ठीक है, तो उसमें 352 आर्टिकल का रेफरेंस है। इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तीनों में ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है डिक्लेयर करने की इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी पावर डिक्लेयर करने की किसको है पावर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। 352 वॉर के बारे में कहता है। 356 कहता है अगर स्टेट जो मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट की जो फेल हो जाती है, तो ऐसे में फिर 356 में लगा सकते हैं आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी पर्टिकुलर स्टेट में। या फिर फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है हमारा वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो उस कंडीशन में भी इमरजेंसी लगाने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। इमरजेंसी पावर आ गई, डेप्थ में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। देखिए मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूं, इसका मतलब क्या, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लो ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से लेना देना क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से लेना देना यह है, अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा किसी कारणवश से सेशन में नहीं है, वो नहीं काम कर सकते, ठीक है, कोई भी जो भी रीजन होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी है जिसमें भाई लॉ बनना जरूरी है, लॉ बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जो ये हाउसेज हैं दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, जैसे ही ये आएंगे एग्जिस्टेंस में, जैसे इनका कार्यकाल जैसे ही शुरू होगा, विद इन 6 वीक, ठीक है, कितने, विद इन 6 वीक के अंदर इनको डिसीजन लेना होगा कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस यानी कि ये जो लॉ बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ने, इसको आगे चलाए या फिर इसको वहीं पर घेर दे। अगर 1% मान लीजिए 6 हफ्ते तक वो नहीं कुछ कर पाते, तो ऐसे में ये लॉ वहीं पर रुक जाएगा, आगे फिर एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा जब तक फर्दर कोई एक्शन पार्लियामेंट द्वारा नहीं लिया जाता। पार्लियामेंट से मतलब है दोनों हाउसेस की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है, अगर दोनों हाउसेस जो हैं वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। होपफुली आपको सारी चीजें इसके अंदर समझ आ गई होगी। हाँ, एक जनरल सेंस में चीज समझना भाई, एक चीज मैं बता देता हूं, जनरल सेंस में समझना, ठीक है, क्योंकि अगर लॉ मेकिंग पावर आ जाए, ये तो चलो ऑर्डिनेंस यानी कि लॉ मेकिंग पावर हो गई, इसको हटा दो। एक चीज सोचते हैं, देखो भाई आपका लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, इधर लगा लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया। देखो भाई सबसे पहले जो हमारा बिल है कि एक बिल एक्ट कैसे बनता है, कानून कैसे पास होता है, जनरल सेंस में समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एक बिल आया, या तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पेश हो सकता है, ठीक है, या तो लोकसभा जाएगा राज्यसभा। अगर मनी बिल है तो मनी बिल में ये ध्यान रखना हमेशा लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में मनी बिल कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल है वो राज्यसभा लोकसभा में कहीं भी जा सकता है। मान लीजिए 1% अगर राज्यसभा में बिल आया, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर वो बिल लोकसभा आया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा इस हाल में, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही उस बिल को एसेंट दे देंगे अपनी, ठीक है, जैसे ही एसेंट को बोल लो, कंसेंट बोल लो, जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे और उस पर अपने साइन कर देंगे, तो वो बिल क्या बन जाएगा, वो बिल एक एक्ट बन जाएगा। तो बिल और अगर एक्ट में डिफरेंस पूछा जाए तो एक ये होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है, जब तक वो उस पर साइन नहीं करेंगे वो बिल बिल ही रहेगा, वो लॉ नहीं बनेगा, वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी जा सकता है। टेन्योर वेन्योर की बात हम नहीं करेंगे कि भाई कहां जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी कमेटी, ये हम बात ही नहीं करेंगे कुछ भी। हम सिंपल एक चीज समझेंगे, भाई लोकसभा राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल कहीं भी जा सकता है। इस हाउस में पहले चला गया, इससे पास होके फिर इधर आएगा, इसने पास कर दिया, फिर चला जाएगा सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जैसे उसको असेंट दी, वो बिल एक एक्ट बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक जनरल टर्म्स में आपको मैं ये चीज समझा रहा हूं।
होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं टाइमली उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में भाई। बाकी खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को प्यार करिए भाई, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए। अप्स डाउन चल रहे हैं, कोई नहीं, चलते रहेंगे, लाइफ है। खुश रहिए, मजे में रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।